हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 12। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 में अर्थ मैग्नेटिज्म। सो अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत ही शानदार तरीके से 3D एनिमेशन तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरिडियंस एक्सेस सबका 3D व्यू जो है आपको देख करके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो था कि सोलेनॉइड जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कैसे उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आंसर्स किस किस ने ठीक दिए हैं। सबसे पहले दिया है आंसर सात्विक पाठक ने। इसने ऑलमोस्ट आंसर जो है बिल्कुल ठीक लिखा, फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक लिखा। बस छोटी सी एक मिस्टेक जो थी वो क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड्स बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपके फॉर्मूले में एल भी आ रहा है नीचे, तो आप एन अपॉन एल को स्मॉल एन लिखते हैं, ठीक है। सो सेम आंसर जो है हमें दिया जतन साहू ने कि सात्विक ने जो बताया वो ठीक है। तो थैंक यू, दोनों ने बहुत अच्छा ट्राई किया है, ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। आगे संगीता मेहता ने सबसे पहले ठीक आंसर दिया कि सोलेनॉइड जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर सोलेनॉइड का फीड डिपेंड करता है, करंट में डिपेंड करता है, और उसके अंदर जो हम आयरन रॉड डाल सकते हैं क्योंकि म्यू नॉट पे डिपेंड करता है, जो परमिएबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है मटेरियल की। सो हम उसके अंदर आयरन रॉड डाल करके उसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, मिस्टर लकी ने भी सेम आंसर दिया और बिल्कुल ठीक दिया है। तरुण ने भी बिल्कुल ठीक आंसर दिया है फॉर्मूले के साथ। और ये कौन है, सचिन कुमार साहू, इसने भी आंसर ठीक देने की कोशिश किया है लेकिन वो गलती से एल की जगह 2 लिखा गया है, तो उसको ठीक कर लें बेटा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है? जब मैग्नेट हमें मिली, हमने उसको सस्पेंड करा के देखा, तो हमें पता चला कि हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके स्टेबल होती है, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आपने कहानी सुनी होगी कि पुराने ज़माने में एक राजा थे जिनके पास एक जादुई मूर्ति थी जो हमेशा साउथ की तरफ इंडिकेट करती थी। उसका हाथ ऐसे बना हुआ था जो साउथ की तरफ जाता था, तो वो मैग्नेट से बनी हुई थी और उसकी फिंगर में मैग्नेट का जो है साउथ पोल था। तो वहीं से रिसर्चर्स ने सोचने की कोशिश की कि क्यों आ रहा है ये जो स्टेबिलिटी है नीडल के अंदर, ये कैसे आ रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है अर्थ के पास अपना कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से वो बाकी सरफेसेस पे जितनी भी मैग्नेट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। ओके, सो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टेबल इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सो यहाँ से हमें पता चला कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। जब अर्थ की सरफेस पे किसी भी नीडल को सस्पेंड करते हैं, ऐसे स्टेबल होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर और क्या क्या देखा और कैसे कैसे हम आगे बढ़े अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने देखा कि जब हम नॉर्थ पोल पे अगर हम किसी नीडल को सस्पेंड करेंगे तो वो ऑरिजोनटली नॉर्थ साउथ में नहीं जाएगी, वर्टिकली जाएगी, क्योंकि उसने नॉर्थ ने हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ जाना है। तो ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, और अगर हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे सरफेस की तरफ बीच में, तो हमारी नीडल जो है वो अर्थ के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी और नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ जाएगा। नीडल में रेड कलर जो है वो नॉर्थ पोल बता रहा है। ओके, और अगर साउथ की तरफ आएंगे तो ऑफ कोर्स प्रीवियस जो पोजीशन थी उसका बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा और साउथ पोल की तरफ साउथ पोल आ जाएगा। ओके, कैसे हमने प्रूव किया कि अर्थ एक मैग्नेट है? गिलबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बॉल ली, बॉल के अंदर एक मैग्नेट रखी और उसके चारों तरफ जब उन्होंने कंपास नीडल को लेकर के फील्ड लाइंस बनाने की कोशिश की, तो नीडल का बिहेव बिल्कुल सेम था जैसा कि अर्थ के फील्ड का बिहेव होता है। ओके, सो ये हमने प्रूव किया इसी एक्सपेरिमेंट से कि इसका मतलब है कि अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, कि अर्थ के पास अपना कोई मैग्नेटिज्म है। ओके, दूसरा क्या पता चला हमें यहाँ से कि द साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिक नॉर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ सिचुएटेड नहीं होगा तो फिर वहां पे नीडल का नॉर्थ पोल नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर ऊपर नॉर्थ पोल ही होगा तो नीडल का साउथ पोल उसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ नहीं जाएगा। वो तो क्योंकि नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ में जाके स्टेबल होती थी, तो हमने उसको बोल दिया कि इसका एक साइड नॉर्थ है, एक साइड इसका साउथ है। उसको नेमिंग हमने नॉर्थ साउथ दे दी, लेकिन एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल ऊपर नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ पोल नीचे साउथ की तरफ है। इस बात को याद रखें
हालांकि हम बोलते टाइम नॉर्थ मैग्नेटिक ऊपर ही बोलेंगे ताकि हम बार बार कंफ्यूज ना हो, लेकिन नीडल के स्टेबल होने का रीजन यही है कि साउथ पोल अर्थ के मैग्नेटिज्म का नॉर्थ की तरफ होता है और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ होता है। ओके, position of magnetic north and magnetic south pole slightly differs from true north and true south pole respectively। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल जो होते हैं वो एक्चुअल में ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से थोड़े से डिफरेंट पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे होते हैं। सो ये हमारी जो नीडल है वो एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में ना जा करके थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन पे स्टेबल होती है, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गैप डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो आगे हम एंगल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो थोड़े से फिर डिफर करेंगे। जो नीडल जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रही है यहाँ पे क्या होगा हमारा साउथ मैग्नेटिक, और जहाँ पे रेड डायरेक्शन हमारा इंडिकेट हो रहा है वहाँ पे क्या होगा नॉर्थ मैग्नेटिक। So the pole near the geographic north pole of the earth is called north magnetic pole, और सिमिलरली जो साउथ के पास मैग्नेटिक पोल है उसको हम बोलेंगे साउथ मैग्नेटिक पोल। याद रहे बोलते टाइम लिखते टाइम हमने नॉर्थ मैग्नेटिक पोल को नॉर्थ के पास लिखना है, साउथ मैग्नेटिक को साउथ के पास ही लिखना है ताकि हम बार बार कंफ्यूज ना हो। लेकिन एक्चुअल में जो फील्ड का बिहेव है वो ऐसा है कि अर्थ का जो मैग्नेट है उसका एक्चुअल साउथ पोल ऊपर नॉर्थ की तरफ है। वो पिछली स्लाइड में हम डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, पिक्चर अगर एनिमेटेड व्यू में देखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है मैग्नेट का, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट है। लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ बिहेव कर रही है वो कैसे कर रही है, ऐसा मैग्नेट जिसके नॉर्थ से साउथ की तरफ आने की बजाय लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, तो आपने साउथ मैग्नेटिक लिखना नीचे ही है, ऊपर नहीं लिखना है। ओके, सो नॉर्थ मैग्नेटिक एंड साउथ मैग्नेटिक। Unlike in the case of bar magnet, magnetic field lines come out from the south pole to north pole। बार मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है मैग्नेट के बाहर, लेकिन अर्थ में उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कॉज अभी तक पूरी तरह से रिसर्चर्स ने क्लियर नहीं किया है, रिसर्च चल रही है इस पे, आप फटाफट रिसर्चर बने और कॉज बताएं हमें। ठीक है, तो क्या सबसे पहले एग्जाम्पशन ली गई कि हमने एक बॉल के अंदर जो मैग्नेट रख के देखी थी वहीं से हमने रिलेट किया कि अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट रखी होगी, तो उसी मैग्नेट की वजह से वहां पे जो है वो फील्ड लाइंस आ रही होंगी। लेकिन इस बात को कैंसिल कर दिया गया, ये बात प्रूफ नहीं हो पाई क्योंकि कोई भी मैग्नेट जो है वो हायर टेम्परेचर पर नहीं रह सकती, और अर्थ के अंदर कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वहां पे कोई मैग्नेट प्रेजेंट होगी भी तो भी उसका मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं रखी हुई है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया। फिर आगे सोचा गया, तो आगे सेकेंड व्यू क्या आया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो आयनोस्फेयर के अंदर जो आयनाइज्ड गैसें हैं, उन गैसेज में जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं वो जब रोटेट करते हैं स्पिन मोशन के साथ, तो वहाँ पे एक करंट जनरेट होती है और उस करंट से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। लेकिन इसको भी हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या था, इसको कैंसिल करने का रीज़न, इस रीज़न को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं या सैटेलाइट मून को देख लिया जाए तो जिनके ऊपर गैसेस नहीं है, आयनाइज्ड गैसेस नहीं है एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ वीक मैग्नेटिक फील्ड अपना है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर ये रीज़न होता तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी होती कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए था उन प्लैनेट्स के पास जहाँ पे आयनोस्फेयर नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हम लोग रीज़न अभी तक मानते आ रहे हैं वो रीज़न क्या है कि अर्थ स्पिन मोशन कर रही है। स्पिन मोशन करते करते जो उसके अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर आयरन और निकल भरा हुआ है वो हाई टेम्परेचर के कारण आयनाइज्ड हो जाता है, और आयनाइज्ड होने के कारण जब रोटेट करता है तो करंट जनरेट होती है। ओके, सो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये ही रीज़न आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और यही आपको एग्जाम में लिखना है कि अर्थ के अंदर जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है वो बहुत हायर टेम्परेचर पे है और वो आयनाइज्ड हो जाता है अर्थ की स्पिन मोशन के साथ। वो भी स्पिन करता है तो वहाँ पे करंट जनरेट होती है, और करंट जनरेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ओके, आगे चलते हैं। अब आपको रीज़न पता चल गया है, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ा थोड़ा आइडिया हमने ले लिया है, तो सारी चीज़ों को एक वेक्टर प्लेन में देख लेते हैं कि कैसा लगेगा आपको। ये सपोज करते हैं ये एक स्फेयर जो है हमारा अर्थ है। ओके,
सो ये ऊपर नीचे दोनों इसके जो पोल्स हैं, ये कौन से पोल हैं? ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ, दोनों को मिलाने वाली लाइन ज्योग्राफिक एक्सिस. सो द लाइन ज्वाइनिंग ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, या ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ भी लिख सकते हैं आप, इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस. ओके, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है जो सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ करती है अर्थ के ऊपर, इस लाइन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक इक्वेटर. क्या खासियत होती है इस लाइन की? कि इस लाइन का हर एक पॉइंट नॉर्थ पोल और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस पे होता है. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक इक्वेटर. आगे देख लेते हैं, ये जो दो डॉट्स अभी आए हैं ये ब्लू कलर के, ये क्या शो कर रहे हैं आपको? मैग्नेटिक पोल्स. ऊपर की तरफ नॉर्थ मैग्नेटिक, नीचे की तरफ साउथ मैग्नेटिक. ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो उसको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक एक्सिस. So the line joining the magnetic north and magnetic south pole is called magnetic axis. तो जैसे हमारे पास ज्योग्राफिक इक्वेटर थी, वैसे ही मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ से इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो वहां पे हमें मिलेगी मैग्नेटिक इक्वेटर. ठीक है, ये तो हो गई हमारी अर्थ की ज्योमेट्री. आगे देखते हैं. The axis of the dipole is tilted by approximately 11.3. ये जो दोनों एक्सेस हमारे बने हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका कितना होगा? 11.3. ठीक है, आगे देखते हैं. नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज लोकेटेड एट द लैटिट्यूड दिस दिस दिस. ये ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मीनिंग थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इक्वेटर के ऊपर जो प्लेन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड. ऑरिजॉन्टल लाइंस जो बनी हुई हैं और जो वर्टिकल लाइंस बनी हुई हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड. तो लैटिट्यूड में कितने डिग्री नॉर्थ पे जाके या कितने डिग्री नीचे साउथ में जाकर के ये पोल सिचुएटेड हैं, वो वैल्यूज आपको लिख के दी हुई हैं, आप याद कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. मेरिडियंस क्या होते हैं? तो मेरिडियंस क्या होते हैं? जब ज्योग्राफिक मेरिडियन की बात करेंगे तो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन जो होगा आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा. और मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे तो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला जो प्लेन होगा वो आपका क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा. ओके, सो ये आपका सर्कल अर्थ का ये एक्सिस, ये दोनों एक्सिस, ये आपकी है ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन. मैंने थोड़ा सा साइड व्यू से दिखाया है. अगर आप बिल्कुल सामने से वर्टिकल देखेंगे तो आपको एक सीधी लाइन दिखाई देगी प्लेन में. तो साइड व्यू इसलिए देखना है आपको ताकि प्लेन कैसे अंदर जा रहा है वो समझ में आए. ठीक है, और ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस में प्लेन एंटर करेगा वो कौन सा होगा? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन. फाइन, मेरिडियंस आपको समझ में आ गए होंगे. आगे देखते हैं. आगे है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको. ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में क्या बताता है कि जो अभी हमने दोनों मेरिडियंस देखी थी, ज्योग्राफिक मेरिडियन और आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, किसी भी प्लेस पर वो मेरिडियन जब हम बनाएंगे तो उस दोनों मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन. ओके, बट ये एंगल 11.3 नहीं होता, याद रखें. अब आप कहेंगे कि ये कैसे? आपको पता है कि दो एक्सेस हैं, आपके पास दो लाइंस हैं, दोनों के बीच में एंगल आप कहीं से भी देखेंगे आपको स्टेबल दिखाई देगा. लेकिन इस एक लाइन से क्रॉस करने वाले वर्टिकल प्लेन्स एक सिंगल प्लेन नहीं होगा. अगर आप प्लेस चेंज करेंगे तो वर्टिकल प्लेन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सो वर्टिकल प्लेन्स आपको पर्टिकुलर प्लेस पे बनाना है. उस प्लेस पे दोनों वर्टिकल प्लेन्स बनाने के बाद जो एंगल आता है वो होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन. सो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपका प्लेस पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ टाइम पे भी डिपेंड करता है. टाइम पे कैसे डिपेंड करता है? तो बहुत टाइम हो जाता है, दशकों के बाद, कुछ सालों के बाद धीरे 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 हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ पोल है वो थोड़ी थोड़ी अपनी जो जगह है वो क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं. तो अगर वो जगह शिफ्ट करेंगे तो हमारे एक्सेस भी डिफरेंट सिचुएशंस पे आ जाएंगे, तो हमारी मेरिडियंस भी डिफरेंट सिचुएशंस पे आ जाएंगे. ठीक है, सो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो अर्थ पे किस प्लेस पे खड़े हैं और एक लॉन्ग टाइम के बाद इसकी वैल्यूज में थोड़े चेंजेस आते हैं. ओके, आगे देखते हैं. वीडियो से हम मैग्नेटिक मेरिडियंस बहुत अच्छे से देखेंगे, आप ध्यान से देखना, इसको समझना. सबसे पहले ज्योग्राफिक एक्सिस देखना, अर्थ के अंदर कैसे आपकी एक्सिस जो है वो एंटर कर रही है. तो ये आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ऊपर बिल्कुल, और ये मैग्नेटिक एक्सिस 11.3 डिग्री पे. हालांकि ये एंगल बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है 3D मॉडलिंग में, लेकिन आपको क्लैरिटी रहे जो मेरिडियंस हैं उसमें, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टेढ़ा कर दिया है.
असल में ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफर करती हैं। ओके, ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस के अंदर जाएगा, अभी देखेंगे आप। अब जहां पे भी हम खड़े होंगे वहां पे प्लेन आपको एंटर करना है। वहां पे प्लेन एंटर करेंगे तो हर एक प्लेस पे प्लेन की जो डिफरेंट प्लेन हो जाएगा। ये देखो, इस सामने से बिल्कुल देख रहे हो आप, तो सामने से बिल्कुल वर्टिकल जा रहा है अंदर। लेकिन अगर मैं अर्थ को रोटेट कर दूं तो रोटेट करते ही हमारा जो प्लेन है ये उस जगह के लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन नहीं रहेगा। ये इस पर्टिकुलर जगह के लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन है। अर्थ को रोटेट कर दिया तो ये वर्टिकल प्लेन नहीं रहा। अभी देखो कि ये सामने वाली जगह के लिए तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया है, ये वर्टिकल प्लेन नहीं रहा। तो आपको दूसरा मेरिडियन लेना पड़ेगा, उसी एक्सिस से क्रॉस करने वाला दूसरा प्लेन जो वर्टिकल हो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। दैट विल बी द ज्योग्राफिक मेरिडियन फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। ओके, तो देखो बिल्कुल सामने आ जाएगा जब वर्टिकल पोजीशन पे तभी होगा। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जैसे अभी ज्योग्राफिक मेरिडियन आपने डाली है वैसे ही आप मैग्नेटिक मेरिडियन डालेंगे। ब्लू कलर से आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन है, दोनों के बीच में जो एंगल आपको शो हो रहा है वो क्या है, आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, अगर हमने ऊपर की तरफ बढ़े, हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ, तो ये दोनों आपकी जो है और ज़्यादा क्रॉस करती हैं, दोनों के बीच में एंगल जो है वो बढ़ जाता है। इक्वेटर पे थोड़ा सा कम होता है, पोल्स की तरफ जाते हैं तो थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, और अगर प्लेस चेंज करेंगे, इधर की तरफ आएंगे, राइट साइड में आ गए, आपको ग्लोब जो है आपका घूम गया है, तो आपके मेरिडियंस भी क्या है वो वहाँ पर डिफरेंट होंगे। आपके प्लेन्स भी आपको बिल्कुल वर्टिकल लाने पड़ेंगे। वर्टिकल प्लेन्स आएंगे तो वहां पे एंगल भी जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखो, जो दोनों प्लेन्स वर्टिकल प्लेन्स जहां पे दोनों क्रॉस कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस का वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है। हर एक प्लेस पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। देखो, ओके, दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस। ये एंगल है आपका दोनों के बीच। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप क्या है इसको भी ध्यान से समझना जरा। ये दूसरा कंपोनेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए जब हम कैलकुलेशंस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो एंगल ऑफ डिप में देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि हम जब यहाँ इक्वेटर के पास खड़े होते हैं तो हमारी नीडल जो है वो प्लेन के बिल्कुल क्या होती है, पैरेलल होती है। उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, साउथ पोल साउथ की तरफ जा रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही हम पोल्स पे जाएंगे तो नीडल्स जो है हमारी ऑरिजोंटल से 90 डिग्री पे सिचुएट हो जाती हैं। ये नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ अभी भी जा रहा है, लेकिन नीडल की पोजीशन बदल गई है। नीडल की पोजीशन बदल गई है तो ऑरिजोंटल से ये कुछ एंगल बना रही है। कितना बना रही है, 90 डिग्री। जब ये इक्वेटर पे थी, मैं फिर से पीछे दिखा देती हूँ, जब ये इक्वेटर पे है तो ये कितना एंगल बना रही है ऑरिजोंटल से, 0 डिग्री। और जब ये यहाँ पे आ गई है तो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। और अगर हम किसी और सिचुएशन की बात करें इक्वेटर और पोल के बीच में, तो ये हमारी ऑरिजोंटल लाइन है और ये हमारी नीडल जो है वो स्टेबल हो रही है, और दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। सो डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द ऑरिजोंटल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। ध्यान रहे, ऑरिजोंटल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि नीडल हमारी हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही स्टेबल होगी, ज्योग्राफिक मेरिडियन में तो नहीं होगी। ओके, अब जो एंगल बन रहा था आपका, ये नॉर्थ पोल पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव 90। ऊपर की तरफ सारे एंगल्स नेगेटिव में होते हैं और नीचे की तरफ सारे एंगल्स पॉजिटिव में होते हैं। तो नॉर्थ पोल पे एंगल बना रही है -90 डिग्री, साउथ पोल पे बना रही है +90 डिग्री और 0 बना रही है इक्वेटर पे। ये एंगल ऑफ डिप की वैल्यू है। अब आज का क्वेश्चन, आपको ये पता करना है कि इंडिया में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या है और कमेंट्स करने हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, अभी हमने पढ़ा ये हमारी नीडल ये एंगल ऑफ डिप बना रही है, ठीक है। और ये सपोज मैंने अर्थ को घुमा दिया, इक्वेटर पे आ गए तो एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो यहाँ पे इक्वेटर पे हमारा सारा का सारा फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड किस साइड में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द टोटल फील्ड। और यहाँ पोल्स पे क्या था, हमारा पूरा का पूरा फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड है ही नहीं।
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे देख लेते हैं। बीच में किसी पॉइंट पे अगर अर्थ में ये पोल है, यहाँ पे इक्वेटर है, दोनों के बीच में ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये हमारी नीडल ऐसे सिचुएट हो रही है, दोनों के बीच में हमारा एंगल बन रहा है, हमारा एंगल ऑफ डिप। सो हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हमारी डिप और दोनों के बीच में एंगल जो रहेगा एंगल ऑफ डिप। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है उसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड, और इसको डिनोट करते हैं बी एच से। कुछ बुक्स में खाली एच या खाली बी लिखा होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, तो उससे कंफ्यूज ना हो। ओके, और ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा। The magnetic intensity of the Earth's magnetic field makes an angle known as angle of dip with the horizontal axis. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। We can separate the intensity of Earth magnetic field in two components, horizontal and vertical component. Okay, so total magnetic field का horizontal direction में जो component होगा उसी को बोलेंगे horizontal component of field. क्यों important हो जाता है, क्योंकि जब हमारे हम जो भी काम कर रहे हैं, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम एक सरफेस के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इस सरफेस पे हमारा कौन सा कंपोनेंट जो है फील्ड का वो इफेक्टिव होगा, कौन सा कंपोनेंट हमारे एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इफेक्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट इफेक्ट करेगा, तो दोनों कंपोनेंट्स की अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, वेक्टर प्लेन में देख लेते हैं। ये सपोज करते हैं हमारा वही ज्योग्राफिक मेरिडियन है जो हमने 3D में देखा था, आपने दोनों मेरिडियंस देखे थे, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, तो हमारी नीडल जो है वो स्टेबल हमेशा किस में होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में। सो मैग्नेटिक मेरिडियन में हमारी नीडल आ रही है, तो नीडल जिस डायरेक्शन में आ रही है वहाँ पे क्या है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर की तरफ हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और नीचे की तरफ हमारा क्या है बीबी। दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये बी एच और नीडल के बीच में जो एंगल है ये है एंगल ऑफ डिप डेल्टा। ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री देखेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे आप, तो टेन डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आएगा बी वी अपॉन बी एच। साइन डेल्टा की वैल्यू भी सिमिलरली कॉस डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर डेल्टा कॉस स्क्वायर डेल्टा विल बी 1 एंड दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये स्क्वायर रूट पूरे पे कर लें प्लीज, स्क्वायर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट पूरे कंप्लीट पे कर लें आप, थोड़ा सा इसमें लाइन छोटी रह गई है। ओके, सो ये था हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बहुत 3D मॉडलिंग ऐप यूज़ करके भी आपको मेरिडियंस बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, 3D व्यू में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अप्रोच ऑफ मैग्नेटिज्म। कैसे रिलेट करेंगे आप फॉर्मूलाज को, बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें याद हो जाएंगी। तो थैंक यू।